जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हम पढ़ रहे हैं विश्व की प्रमुख घटनाएं और उन घटनाओं से जुड़ी हुई कहानियों को। इसलिए मैंने अपने सिलेबस को नाम दिया है हॉलीवुड की वेब सीरीज। और अपनी जो वेब सीरीज चल रही है उसका नाम है कोल्ड वार एरा, यानी शीत युद्ध का दौर। इससे पहले के पार्ट में आपने अब तक क्या जाना भी, जब सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हो गया तो मित्र राष्ट्रों में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में सुप्रीम पावर बनने की होड़ मच गई। अपनी अपनी विचारधारा को सही साबित करने की होड़ मच गई। तो अब दुनिया के सामने दो बड़ी पावर दिख रही थी। तो ये लग रहा था भी अब पूरी जो दुनिया है वो दो खेमों में बंट जाएगी। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद स्टार्ट होता है दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ। यानी दुनिया अब दो खेमों में बंटने जा रही थी। एक खेमा यूएसए और दूसरा खेमा यूएसएसआर। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो गुट थे, यूएसए और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ है, ये अपने अपने प्रभाव का जो दायरा है वो बढ़ाना चाहते थे। शुरू में दुनिया के सामने दो ही विकल्प थे भी, या तो वो यूएसए के साथ हो जाए या फिर वो यूएसएसआर के साथ हो जाए। इस विभाजन की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है यूरोप से। यूरोप का जो पश्चिमी इलाका है, यानी पश्चिमी यूरोप ने यूएसए का साथ दिया, यानी इसके खेमे में जाकर बैठ गए। तो ये गुट कहलाया पश्चिमी गुट, या जिसे पश्चिमी गठबंधन भी कहते हैं। पूर्वी यूरोप की अगर बात करें तो इन्होंने साथ दिया सोवियत संघ का, यूएसएसआर का। तो ये गुट कहलाया पूर्वी गुट कहलाया, यानी पूर्वी गठबंधन भी इसको कहते हैं। तो पश्चिमी गुट का जो लीडर था वो यूएसए और पूर्वी गुट का जो लीडर था वो था यूएसएसआर। तो अब दोनों गुट बन गए। एक की विचारधारा जो थी उदारवादी, लोकतंत्र और पूंजीवाद, तो दूसरे की विचारधारा समाजवाद और साम्यवाद। तो लीडरशिप इनकी स्टार्ट है वो हो चुकी थी। अब क्या था, अब बारी थी दुनिया के जो दूसरे छोटे देश है भी, वो ये अब सोच रहे थे भी अब हम कौन से गुट में शामिल हों। यानी जो छोटे देश, इधर जो एशिया की बात कर लो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात कर लो, अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका या लैटिन अमेरिका के जो देश थे, जो छोटे छोटे देश थे, जो दोनों गुटों के लिए भी फायदेमंद हो सकते थे। तो और वो खुद भी अपना जो प्लस माइनस यानी अपनी लाभ हानि का गणित है वो स्टार्ट कर रहे थे। वो ये सोच रहे थे भी हमें किस गुट के साथ जुड़ने में निजी फायदा होगा, क्योंकि किसी भी गुट में कोई जुड़ रहा है इसका मतलब उसके लिए उसका स्वार्थ है। तो आप यहां देखिए कि छोटे देशों को क्या लाभ होने वाला था। छोटे देश एक तो ये चाहते थे भी जिस भी गुट में जाए, चाहे वो पश्चिमी गुट में जाए चाहे पूर्वी गुट में जाए, तो एक तो ये चाह रहे थे अपनी सुरक्षा, यानी हम जिस भी गुट में शामिल हो रहे हैं वो उस गुट को कह रहे थे भी आप हमारी सुरक्षा का वादा कर दीजिए। दूसरा ये चाहते थे ये छोटे देश इन महाशक्तियों से भी आप हमें हथियार भी देंगे। तीसरा ये चाहते थे भी आप हमारी आर्थिक सहायता करेंगे ताकि हम छोटे देशों का भी भला हो जाए। तो ये इनके अपने निजी स्वार्थ थे। तो छोटे देश भी इन दोनों में से किसी न किसी गुट में शामिल होना चाहते थे। और एक अच्छा प्रश्न भी बनता है बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से भी, छोटे देश महाशक्तियों से क्यों जुड़ना चाहते थे। तो ये तीन प्रमुख वजह है। अब बात आती है, क्या महाशक्तियां भी इंटरेस्टेड थी इन छोटे देशों के साथ जुड़ने में। मैंने शुरू में ही आपको कहा, आपको यह बताया भी हर गुट अपना दायरा बढ़ाना चाहता था। वो चाहता था मेरा कुनबा और बड़ा हो जाए, मेरे साथ भी पश्चिमी, एक के साथ पश्चिमी यूरोप आ गया, एक के साथ पूर्वी यूरोप आ गया, तो अब छोटे छोटे देश और मेरे साथ आ जाए तो हम और ज्यादा पावरफुल हो जाए। तो यानी दोनों महाशक्तियां, दोनों गुट ये चाहते थे भी छोटे देश है वो हमारे साथ है वो जुड़ जाए। और छोटे देशों को जोड़ने का उनको फायदा भी होने वाला था। उन्हें अपना फायदा दिख रहा था उन देशों को अपने ग्रुप में, अपने गुट में शामिल करने का। ये छोटे देश उनके लिए बहुत बड़े
काम के साबित हो सकते थे। इनकी सहायता से वो दुश्मन को, जो अपना एक दूसरे को वो दुश्मन मान रहे थे, जिसके साथ वो वाक युद्ध कर रहे थे, उसे घेरना चाहते थे। जैसे यूएसए चाहता था मैं सोवियत संघ को इधर इन हिंद महासागर और इधर घेर लूं, और सोवियत संघ चाहता था भी कैसे ही करके मैं अटलांटिक की तरफ आ जाऊं ताकि मैं इसको यहां पर घेर लूं, प्रशांत महासागर में उधर घेर लूं। तो दोनों एक दूसरे की घेराबंदी करने के लिए छोटे देशों के साथ है वो मित्रता करना चाहते थे, एक उनके साथ संधि है वो स्थापित करना चाहते थे। तो अब बात कर लेते हैं भी महाशक्तियों को छोटे देशों से जुड़ने के क्या लाभ हो सकते थे। सबसे बड़ा लाभ था उनका प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति। उन छोटे देशों से महाशक्तियों को महत्वपूर्ण जो प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज तेल है उनकी आसानी से प्राप्ति हो सकती थी। एक तो उनके लिए यह बड़ा फायदा था। दूसरी बात थी भू क्षेत्र प्राप्ति का लाभ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ उन छोटे देशों की जमीन से ये दोनों महाशक्तियां अपने हथियारों को और अपनी आर्मी का आसानी से वहां से संचालन है वो कर सकती थी। तीसरा फायदा यह था सैन्य ठिकानों की स्थापना करना। भी सैनिक ठिकाने हैं वो आसानी से उनकी जमीन पर स्थापित कर देंगे, और महाशक्तियां हैं, दोनों महाशक्तियां हैं वो एक दूसरे की जासूसी भी कर सकती है। एक ये फायदा था। चौथा है सैन्य खर्च में मदद। ये छोटे छोटे देश थे वो उन्हें सैन्य खर्च उठाने में भी मदद कर सकते थे। तो यानी इनको एक थोड़ा बहुत आर्थिक लाभ भी इनसे हो सकता था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, और अक्सर बोर्ड परीक्षा में आता है भी महाशक्तियों को छोटे देशों से जुड़ने के क्या लाभ थे। कभी 2 लाभ पूछ लिए जाते हैं और कभी अधिकतम ये जो 4 लाभ है ये पूछ लिए जाते हैं। तो अभी हमने क्या समझा? अभी हमने ये समझा पहले तो भी छोटे देशों का क्या फायदा है, तो 3 सुरक्षा, हथियार और आर्थिक मदद चाहते थे। फिर हम ये समझना चाह रहे हैं भी महाशक्तियां क्या फायदा उठाना चाहती थी। उनके प्राकृतिक संसाधनों का लाभ लेना चाहती थी, उनकी जमीन का लाभ लेना चाहती थी, सैन्य ठिकानों की स्थापना करना चाहती थी जासूसी के लिए, और उनकी जो मिलिट्री थी, आर्मी थी, उनका खर्च उठाने में भी उनकी मदद है वो ली जा सकती थी। तो ये 4 प्रमुख लाभ थे इन सुप्रीम पावर को इन छोटे देशों से ये होने वाले थे। तो इस एक चीज आप यहां और भी देखिए, दोनों गुट एक चीज पर और भी काम कर रहे थे भी किस गुट के साथ कितने और कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं, क्योंकि गुटों में शामिल जो देश है उनकी निष्ठा से इस बात का संकेत मिलता है कि महाशक्तियां अपनी विचारधारा का आपसी युद्ध भी जीत रही है भी। यानी अगर कोई देश पश्चिमी गुट में यानी यूएसए के साथ आता है तो वो ये कह सकती है भी हाँ वो देश पूंजीवाद को समर्थन करता है, और अगर कोई देश पूर्वी गुट यानी सोवियत संघ के साथ जुड़ता है तो ये कह सकता है भी हमारे समाजवाद और साम्यवाद का समर्थन है वो हो रहा है। तो यानी विचारधाराओं की जंग भी वो इस छोटे देशों के साथ संबंध स्थापित करके जीत रही थी। अब चलते हैं आगे। तो अब बात आती है भी इन दोनों महाशक्तियों ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, अभी हमने कहा भी छोटे देशों को आपस में जोड़ लिया, उन देशों के साथ अलग अलग देशों के साथ इन्होंने सैनिक संधियां की, सैनिक संबंध है वो स्थापित किए, और अपना सैन्य बजट है वो भी बढ़ा दिया था इन्होंने। तो अब हम बात करते हैं भी पश्चिमी गुट ने कौन सी सैनिक संधियां की और पूर्वी गुट ने कौन सी सैनिक संधि की। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहां देखिए, अब आप पश्चिमी गुट भी सैन्य संधियां करता है और पूर्वी गुट भी सैन्य संधियां करता है। यहां आप सबसे पहले देखेंगे यूएसए जिसका लीडर है पश्चिमी गुट का, इन्होंने सबसे पहले की NATO, नाटो जिसको कहते हैं, नाटो संधि हुई। अब आप समझिए ये कब हुई? अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949 को NATO सैन्य संधि है वो होती है। कौन सा गुट कर रहा है? पश्चिमी गुट कर रहा है। अब बात आती है
भी पहले तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए परीक्षा की दृष्टि से भी NATO नाटो का पूरा नाम क्या है। तो देखिए N यानी नॉर्थ, A यानी अटलांटिक, T यानी ट्रीटी और O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ये देखिए यहां पर ये है अटलांटिक महासागर, जिसका ये ऊपरी हिस्सा ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो उत्तरी अटलांटिक के ये जो यूरोपीय देश है ये इस संधि में शामिल हुए और सबसे पहले इसके अंदर 12 इसके सदस्य देश थे। किसके? नाटो के। तो नाटो एक पश्चिमी गुट यानी अमेरिका समर्थित गुट द्वारा, जिसका लीडर अमेरिका है, उस गुट ने दूसरे देशों के साथ एक सैन्य संधि की जिसका नाम था नाटो। और उसका कब किए? 1949 को, अप्रैल 1949 को, और इसके सदस्य देश थे 12। अब बात आती है भी इस सैन्य जो संधि है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये था इसके जो 12 सदस्य देश थे उनमें से अगर किसी भी एक देश के ऊपर अगर सोवियत संघ किसी प्रकार से हमला करता है तो अमेरिका ने कहा ये मेरे पर हमला माना जाएगा, ये इन 12 के 12 देशों के ऊपर हमला माना जाएगा, तब अमेरिका तुझे बख्शेगा नहीं। तो यानी एक तरीके से सोवियत संघ को डराने के लिए और उसे चारों तरफ से घेरने के उद्देश्य से नाटो की स्थापना होती है। 1949 में 12 इसके सदस्य देश हैं और 4 अप्रैल 1949 जैसे अभी बताया इसकी स्थापना हुई। अब वर्तमान की अगर मैं आपको बात बताऊं तो वर्तमान परिस्थितियों के अंदर बात करूं तो आज भी ये नाटो संगठन चलता है और इसके सदस्य देश है वो 29 हैं। भारत अभी इसका सदस्य नहीं है। तो वर्तमान में आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि इसमें 29 है वो सदस्य देश है। तो चलिए उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंतर्गत तो ये उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है वो बन गया 12 सदस्य देशों का। इसके अलावा भी उन्होंने और संधियां की। पहली संधि नाटो हो गई, दूसरी संधि आती है SEATO। ये संधि हुई 1954 में। तो पहले तो इसका नाम समझ लें, नाम समझते ही आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। S यानी साउथ, E का मतलब ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन। तो यानी ये रहा दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने यूएसए को यह कहा कि जिस प्रकार अपनों ने यहां पर नाटो संगठन बनाया है, क्यों न हम इस दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर भी एक सैनिक संगठन है वो स्थापित कर ले। अमेरिका ने यस कर दिया। तो 1954 के अंदर ये सीएटो की स्थापना है वो हो जाती है। उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य ये रहा, इधर चीन, सोवियत संघ है जो इनका प्रभाव है वो इन देशों के ऊपर, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के ऊपर नहीं हो। इस उद्देश्य से इन्होंने फिलीपींस हो गया, थाईलैंड हो गया, इनके साथ मिलकर, साथ में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इनके साथ और प्लस इंग्लैंड, फ्रांस ये भी इसके साथ थे, अमेरिका भी इसके साथ था। तो इन सब ने मिलकर ये संधि है वो कर ली। अब आप समझ गए होंगे भी सीएटो संधि का संबंध किस क्षेत्र से है। मानचित्र से आप देखोगे तो आपको अच्छे से ये बात क्लियर आ जाएगी भी इस साइड से अमेरिका ने सोवियत संघ और सोवियत चीन को कंट्रोल करने के उद्देश्य से यहां पर सैनिक संगठन स्थापित किए। और साथ में जो यहाँ देश हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया के, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, भी इनके ऊपर साम्यवाद का प्रभाव नहीं पड़े, इस उद्देश्य से इसकी स्थापना है वो की गई थी। इसके बाद आती है तीसरी संधि जो कि पश्चिमी गुट ही करता है, जिसका नाम है सेंटो। 1955 में होती है। सेंटो फुल फॉर्म की बात करें तो CEN का मतलब है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्रीय संधि संगठन, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ईरान, इराक, ये जो अपने मध्य एशिया के जो देश है, तुर्की हो गया, ईरान, इराक और पाकिस्तान, और साथ में था ब्रिटेन, ये 5 इसके स्टार्टिंग में सदस्य देश थे इस सीएटो के, इस सीटो के। लेकिन यूएसए इसका मेंबर है वो नहीं था, लेकिन ये इनको पैसे देता था, वित्तीय सहयोग है वो यूएसए इनको दे रहा था, लेकिन मेंबर है वो नहीं था। उद्देश्य फिर आप यहां समझ गए होंगे भी मध्य एशिया पर यानी सोवियत संघ को यहां से घेरना था अमेरिका ने, तो यहां से घेरने के लिए नाटो संधि हो गई, इधर से काबू करने के लिए इन्होंने सेंटो संधि कर ली, और इस साइड से घेरने के लिए इन्होंने सीएटो संधि कर ली। तो यानी अमेरिका ने पूरा प्लान कर लिया सोवियत संघ को घेरने का। ऊपर तो आपको पता है बर्फ जमी रहती है, तो उधर से तो कोई इनको ज्यादा दिक्कत नहीं थी। तो इन तीनों तरफ से इन्होंने, यूएसए ने सोवियत संघ को घेर लिया इन सैन्य संधियों के माध्यम से, नाटो, सीएटो और सेंटो के माध्यम से 1949, 1954 और 1955 में हुई। उसके बाद आपको और बताऊं, और नॉलेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, 1954 में जो सीएटो जो संधि हुई थी, ये 1977 के अंदर, 1977 के अंदर इसको कैंसिल कर दिया था, क्योंकि फ्रांस ने जो वित्तीय सहयोग है वो देना बंद कर दिया था। इसके कारण इसको खत्म कर दिया गया था इस सैन्य संगठन को। और 1979 के अंदर सेंटो को भी निरस्त कर दिया था, जब इराक इसका सदस्य देश नहीं रहा। ये अपने उद्देश्यों की जब पूर्ति नहीं कर पाया तो ये अलग हो गया। स्टार्टिंग में इस संधि का नाम सेंटो नहीं था, स्टार्टिंग में इसका नाम था बगदाद संधि। नॉलेज के लिए ध्यान दीजिएगा, सेंटो का नाम था बगदाद संधि। बगदाद इराक में था। जब 1959 में बगदाद इससे अलग हो गया तो इस संधि का बगदाद समझौते को नाम दे दिया सेंटो संधि। बाद में 1979 में 79 में इसको निरस्त कर दिया और 77 में इसको भी निरस्त कर दिया। तो यानी ये अपनी स्थापना के कुछ सालों बाद ये दोनों संधियां हैं वो निरस्त हो गई। कौन सी बची रही? नाटो है वो बची रही। तो नाटो आज भी है। ये सैन्य संधियां जितनी हुई उनमें नाटो आज भी अस्तित्व में है। ये भी आप ध्यान रखिएगा नॉलेज के लिए। अब बात आती है पूर्वी गुट की। भी पश्चिमी गुट ने तो भैया यूएसएसआर को, सोवियत संघ को चारों तरफ से घेरना है, वो स्टार्ट कर दिया। तो इसके बदले में अब हम ये समझते हैं भी सोवियत संघ है उसने क्या किया। सोवियत संघ ने अपने सदस्य देशों के साथ, 8 जो ये सदस्य देश थे उनके साथ करता है वारसा पैक्ट। एक तरीके से वारसा पैक्ट एक वारसा सैन्य संधि ही है, जो कब हुई? 1955 में हुई। ध्यान दीजिए, पश्चिमी गुट ने कितनी संधियां की? 3 संधि की, जबकि पूर्वी गुट ने मुख्यतः एक ही संधि की जिसका नाम है वारसा पैक्ट, जो कब हुई? 1955 में। इन्होंने 1949, 54 और 55 में हुई। 2 बाद में निरस्त हो गई, नाटो बचा रहा। वारसा पैक्ट 1955 में आया। तो वारसा पैक्ट अब आप समझ गए होंगे भी पूर्वी गुट ये संधि क्यों लेके आया। पूर्वी गुट ये संधि लेके आया पूर्वी यूरोप के जो सोवियत संघ और इसके अलावा जो 7 देश थे उनका आपस में भी जोड़ के रखूं। भी पूर्वी जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, रोमानिया था यहाँ पर, और यहाँ बुल्गारिया था, अल्बेनिया था, और खुद यूएसएसआर। तो ये 8 देशों का एक संगठन बना वारसा पैक्ट, जो किसके विरोध के लिए? इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भी नाटो को बदले का जवाब देना। भी तूने हमें घेरने के लिए इस साइड के अंदर जो नाटो संगठन बनाया है, तो भाई साहब हमने यूरोप के अंदर अब वारसा पैक्ट बना लिया है। ये हमारी सैन्य संगठन है, और अगर हमारे इन 8 देश में से किसी पर भी यूएसए तो सुन ले अगर अटैक किया तो वो सब पर अटैक माना जाएगा। किसी एक देश पर भी किया तो सब पर अटैक माना जाएगा, और हम तेरे विरुद्ध है वो युद्ध है वो स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए
इनके नाटो के खिलाफ आई वार्सा पैक्ट। अब आप ये भी सोच रहे होंगे यार इसने तो 3 की, सिएटो भी किया, सेंटो भी किया, तो फिर यूएसएसआर ने सिर्फ एक ही क्यों की? तो यूएसएसआर ने फिर क्या किया, अपना दिमागी खेल खेलना स्टार्ट कर दिया। इन दोनों संधियों के खिलाफ, सिएटो और सेंटो के खिलाफ जो इनमें शामिल देश थे उनको तोड़ना स्टार्ट किया इसने। तो यानी सिएटो और सेंटो, इनके जवाब में सोवियत संघ और चीन ने इनके अंदर जो शामिल देश थे या इनके पड़ोस में जो देश थे, जैसे उत्तरी वियतनाम, उस टाइम वियतनाम भी 2 भागों में डिवाइड हो गया था, उत्तरी वियतनाम हो गया, उत्तरी कोरिया हो गया किम जोंग वाला, और इराक, इनके साथ बहुत बढ़िया राजनीतिक संबंध स्थापित कर लिए। तभी तो बाद में ये खत्म कर दिए थे। इन्होंने कहा भी यार अपने साथी तो टूट रहे हैं, हम जिन उद्देश्यों के लिए ये बनाया था भी काबू करके रखना है उन छोटे छोटे देशों को जिनके साथ सैन्य संधि कर ली, कम वक्त तो तुम कुछ भी नहीं कर रहे और अपने पैसे भी लग रहे हैं, तो इस कारण दोनों को निरस्त कर दिया। नाटो अपना काम पहले भी कर रहा था और आज भी कर रहा है, भारत भी इसका सदस्य बनने का इच्छुक है भी, लेकिन देखते हैं कब क्या बनेगा, क्या होता है, क्योंकि आप समझ गए ना भी अगर आज भी कोई सदस्य, कोई भी देश इस नाटो का सदस्य होता है तो उनके आपस में सैन्य संबंध स्थापित हो जाते हैं, रक्षा संबंध है वो स्थापित हो जाते हैं, तो यानी एक सामूहिक सुरक्षा मिल जाती है उस देश को भी। अगर उस देश के साथ कोई गड़बड़ करता है तो दूसरे देश उसके ऊपर हम मिलकर है वो खिलाफ वाले जो देश है उस पर वो हमला कर देंगे। लेकिन ये भी राजनीति, आपको पता है राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, क्योंकि अगर भारत इस नाटो का सदस्य हो जाएगा, अगर पाकिस्तान चाइना इसके साथ पंगा करेंगे तो उन सब देशों को 29-30 जो देश है सबको इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो सब खेल खिला रहे हैं। देखो मुझे नहीं लगता अभी निकट भविष्य में, लग नहीं रहा, कई बार ऐसा माहौल बन जाता है इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर भी, हाँ बस नाटो का सदस्य बनने वाला ही है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई सकारात्मक चीज सामने आएगी। और देखो कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है। तो अब आप समझ गए भी नाटो के खिलाफ वार्सा पैक्ट आया और सिएटो और सेंटो के खिलाफ इन्होंने उनके सदस्य देश या पड़ोसी देशों के साथ चाइना ने और सोवियत संघ ने अच्छे संबंध स्थापित कर लिए और उनको वहां से तोड़ लिया। तो यानी साम्यवाद का प्रभाव उनके ऊपर इन्होंने ला दिया। तो इस प्रकार आज आपने इस वेब सीरीज के इस पार्ट में कुछ कहानी समझ में आ गई होगी। ये कहानियां ही तो चल रही है, कहानियां ही समझनी है भी। दुनिया 2 गुट में, पश्चिमी गुट, पूर्वी गुट, यूएसआर, पूंजीवाद, इन्होंने सैन्य संधियां की नाटो, सिएटो और सेंटो 1949, 1954 और 1955 के अंदर संधि की। यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट 1955 के अंदर यह संधि की। इन्होंने फिर दूसरे देशों पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की छोटे देशों के साथ। छोटे देशों को अपना फायदा दिख रहा था, अभी सुरक्षा ले लेते हैं, हथियार ले लेंगे और उनसे कुछ पैसा ले लेंगे, अपना डेवलपमेंट हो जाएगा। महाशक्तियां अपना स्वार्थ देख रही थी, छोटे देश अपना स्वार्थ देख रहे थे, महाशक्तियां अपना स्वार्थ देख रही है। इन्हें लग रहा था प्राकृतिक संसाधन यूज कर लेंगे, उनकी जमीन के ऊपर हम अपने हथियार और सेना का रख लेंगे, सैन्य ठिकानों की स्थापना कर लेंगे, पड़ोसी दुश्मन देश के साथ जासूसी हो जाएगी साथ में, और साथ में छोटे देश हैं वो अपना कुछ सैन्य खर्च है वो भी उठा लेंगे, खाने पीने की व्यवस्था तो कर ही देंगे, तो अपने को कुछ ये फायदा इनको मिल जाएगा। तो सब देखिए अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। और जब वर्ल्ड वार खत्म होता है और उस टाइम और जब शीत युद्ध का दौर स्टार्ट होता है, तो एक चीज आपको यहां जरूर याद रखिएगा, उस टाइम यूएसए का राष्ट्रपति कौन था और सोवियत संघ का राष्ट्रपति कौन है। तो आपको 2-4 राष्ट्रपतियों के नाम भी परीक्षा की दृष्टि से और सिलेबस के अकॉर्डिंग याद रखना है। तो ध्यान रखिए, यूएसए का राष्ट्रपति था ट्रूमैन और सोवियत संघ का राष्ट्रपति था उस टाइम स्टालिन। तो एक तरफ एक के जो राजा हो गया, लीडर हो गया, वो ट्रूमैन था जब शीत युद्ध स्टार्ट हुआ, और सोवियत संघ का जो लीडर था वो स्टालिन था। दोनों ही अपने अपने देश के राष्ट्रपति, ट्रूमैन और स्टालिन। इनके बाद में भी इनका जिक्र आएगा, तो आपको पता होना चाहिए भी यूएसए का राष्ट्रपति ट्रूमैन और सोवियत संघ का राष्ट्रपति है वो स्टालिन है। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने इस वेब सीरीज के अंदर एक स्टोरी के माध्यम से ये समझा भी 2 गुट बने, हर गुट ने किस प्रकार की सैनिक संधियां की, क्योंकि अपने दुश्मन को कमजोर करने के लिए, उसे चारों तरफ से घेरने के लिए। छोटे देश इन गुटों के साथ क्यों शामिल होना चाहते थे, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ
क्यों संबंध स्थापित करना चाहती थी। तो अगली वेब सीरीज के पार्ट में हम बात करेंगे शीत युद्ध के दायरों को समझेंगे और साथ में क्यूबा मिसाइल संकट, जहां से आपका चैप्टर जो बुक है वो स्टार्ट होती है, उसके ऊपर बात करेंगे, एंजॉय करेंगे, स्टोरी को समझेंगे। तो इंतजार कीजिएगा, फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।